लक्ष्य दिशा और लास्ट लाइन है निश्चय है जी। लक्ष्य दिशा और प्रयोजन की ओर गति, इसमें लक्ष्य और प्रयोजन में क्या अंतर है? देखिए, प्रयोजन यदि इसमें जाएंगे तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को बोल रहे हैं प्रयोजन। लक्ष्य का मतलब है सुख, शांति, संतोष, आनंद, इसको कह रहे हैं लक्ष्य। उनके बीच को जोड़ने वाली चीज को दिशा कह रहे हैं। प्रयोजन की और डेफिनेशन भी है जी। प्रयोजन की और हाँ, अलग सहअस्तित्व को भी प्रयोजन बोल रहे हैं। हाँ। और लक्ष्य प्रयोजन में समाया ही रहता है। हाँ, जब अपन बहुत बड़े चीज में बताते हैं तो कुछ बताते हैं, छोटे में और उसको निश्चित करते हैं, और छोटे में और उसको निश्चित करते हैं। जीने की जगह पर जब हम जाएंगे ना तो फिर हमको और निश्चित करना पड़ता है, वो पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपने परिवार में जीऊंगा तो चीजों को अपने ढंग से निश्चित किया रहूंगा, आप अपने ढंग से निश्चित किया रहेंगे, क्योंकि उसमें व्यवहारिक और प्रायोगिक बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो आपके घर की बहुत सारी चीजें अलग दिखेंगी, मेरे घर की अलग दिखेंगी। वो स्थानीय प्रभाव है, लोकल प्रभाव है, तात्कालिक प्रभाव है, वो भी रहेगा। तो रहेगा ही रहेगा, क्षेत्रीय प्रभाव तो रहेगा ही हाँ, रहेगा। तो हर चीज रहेगा, तो उसको मिटा नहीं रहे हैं। मतलब हर आदमी ऐसे ही कपड़ा पहनेगा, वो जो जिद है यहाँ नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में वो जिद नहीं है। बाकी जो धार्मिक जगह पर देखिए जिद है। भौतिकवाद में डायरेक्ट जिद नहीं है, लेकिन धोती पहनने वाले की खिल्ली उड़ाते हैं, ये अंदर से घृणा है। बोला नहीं है, भौतिकवाद में कहीं नहीं लिखा है कि धोती पहनने वाला आदमी घटिया है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन उसका प्रभाव क्या आता है? जो धोती पहनता है उससे घृणा होती है। फर्स्ट क्लास में चैप्टर में जेंटलमैन कोट पैंट दिखा देते हैं, धोती वाला दिखा देते हैं। ऐसी धोती वाला पागल। अंग्रेजी बोलने वाले से सम्मान है, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले से घृणा है। ये आया कहां से? कहीं से आ गया। कोई कहीं पुस्तक में एक भी जगह नहीं लिखा हुआ है। हम स्कूल की पूरी पुस्तकों को छान मारा मैंने, कहीं नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ी घटिया भाषा है। एक भी जगह नहीं लिखा है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद यही प्रभाव आता है जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, उसको डिजाइन इस ढंग से किया गया। क्यों? कौन लोगों ने किया है? क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़े वाले लोगों ने इसको डिजाइन कर दिया। अब वो खूब बोल रहे हैं कि ऐसा सार्वभौम, ये वो बोल रहे हैं, लेकिन प्रभाव यही आएगा। करके आप देखिए। देखिए, हिंदी को राष्ट्र भाषा पर राष्ट्रभाषा बोला, अभी तक तो बन नहीं पाया। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? अब कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो लिखता है मातृभाषा हिंदी है, वो लिखने को बाध्य है क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं आती है। अवधी हिंदी से कम 2000 साल पुराना है, 1000 साल तो है ही है। तो अवधी बोलने वाला सोचता है कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूं, हिंदी शुद्ध है। अवधी वाला अपना मातृभाषा लिखता है हिंदी, भोजपुरी वाला मातृभाषा लिखता है हिंदी, ब्रज वाला अपना मातृभाषा लिखता है हिंदी। तो पूरे नॉर्थ की जितनी भी भाषाएं हैं, अब उनको अपनी बोली बोलने में शर्म आती है। तो कोई भी छत्तीसगढ़ी अपने माँ को दाई और पिता को दादा बोलने में हीन भावना महसूस करता है। वो मम्मी और पापा में शिफ्ट हो गया। अब वो सोचता है कि मम्मी और पापा हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। मेरे को लोग समझाते हैं कि नहीं नहीं, मम्मी और पापा जो है हिंदी है। एक पंजाब के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, जो किसी टीवी चैनल में आते हैं। अमरकंटक आए, बाबा जी से मिले, कुछ बातचीत हुई। तो मैंने उससे पूछ लिया उनसे कि पंजाबी में पिताजी को क्या बोलते हैं। वो नहीं बोल पाए। पंजाबी के विद्वान थे, वो बोल ही नहीं पाए। तो मैंने बोला कि जो अपने माँ बाप को अपनी भाषा में नहीं बोल पाएगा, उसको भाषा के बारे में कितना गौरव रहेगा, अपने संस्कृति के बारे में कितना गौरव रहेगा। आप बोलो ना, नहीं रहेगा। अब बोल नहीं पा रहे हो। तो राष्ट्रभाषा या हिंदी को यदि भाषा बोल दिए, इन लोग को भाषा नहीं बोले, उसके कारण पूरा नॉर्थ इंडियन हीन भावना ग्रस्त हो गया अपनी बोली बोलने में।
उसको अब शर्म आती है। उड़िया को शर्म नहीं आती, तेलुगु को शर्म नहीं आती, आसामी को शर्म, ये छोटे जगह है, ये उनको शर्म नहीं आती, बड़े आराम से बोलते हैं। इनको शर्म आती है, ये नहीं बोल पाते, एक तो पता ही नहीं इनको। घर में जो हमारे इलाके हैं उनका एक का भी हमको जिस भाषा में रहते हैं उसका नाम नहीं पता है, पूरा अंग्रेजी नाम बोल रहे हैं, पूरा। और यदि कोई बोल दिया तो उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई एकदम गंवार है ना। ये कहीं लिखा नहीं है, ये किसी भी एजुकेशन में लिखा नहीं है, लेकिन इसका फल यही आ रहा है। महाराष्ट्र में प्रयोग किया है अभी 3-4 साल से कि जो भाषा मतलब मराठी की जो किताबें हैं तो उनमें अलग अलग बोली भाषाओं में चैप्टर्स हैं। मतलब मराठी की जो बोली भाषा है, जैसे हिंदी है, काफ़ी सारी बोली भाषा सभी जगह है जो बोलते हैं, लिखी नहीं जाती, तो उसको लिपिबद्ध करके ताकि कम से कम इतनी बोली भाषा है ये अप्रिशिएट तो हो जाए। अच्छा देखिए, भाषा का जो बहुत मोटा डेफिनेशन है, जिसकी लिपि हो और ग्रामर हो। हिंदी है, उसकी लिपि ही नहीं है। हिंदी ने संस्कृत के देवनागरी को उठा लिया है। बंगला की लिपि है, उड़िया की लिपि है, मैथिली की लिपि है, आसामी की लिपि है, तेलुगु, कन्नड़, इन सब की लिपि है। हिंदी की लिपि ही नहीं। हाँ, मराठी भी वही है। मराठी पहले मोड़ी लिपि रहती थी, अभी वो नहीं, वो तो देवनागरी तो पुराना है लिपि। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अब उड़िया लोग जब संस्कृत लिखते हैं तो उड़िया लिपि में लिखते हैं, देवनागरी में नहीं लिखते। तो अब क्या है, कोई चीज संस्कृति में कैसे आती है धीरे से हमको पता नहीं लग रहा है। तो लोकल इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लगे रहे। मध्यस्थ दर्शन उससे एक भी ऐसा कोई चीज लिखा नहीं। तो भैया प्रयोग भी क्योंकि लॉजिकली किया जाता है इसलिए उसको तर्क बोलते हैं। हाँ, सफल तो लॉजिकली होता है। करता तो कोई कैसे भी है, बाद में सफल हो जाता है तो फिर उसका फुल लॉजिक बैक कैलकुलेशन करके सेट करता है। और आपका मतलब तर्क पूर्वक प्रस्तुत होना व्यवहार से नीचे है, मतलब सिर्फ तर्क में जीत जाना नीचे हुआ, व्यवहार। इसको ऐसा देखिए कि केवल व्यवसाय है वो नीचे है, व्यवसाय और व्यवहार मिलके जब है वो और ऊपर है। व्यवसाय, व्यवहार, अनुभव है और ऊपर है। ये मोटा मोटा चीज मिलेगा। केवल व्यवहार बोलोगे तो बड़ा मुश्किल है कोई व्यवहार मिलना, है ना। वो सही नहीं, पता ही नहीं चलेगा वो व्यवहार है कि नहीं है। व्यवहार का दूसरा ध्रुव कहीं कहीं शरीर के साथ रखना ही पड़ेगा, वस्तु के साथ रखना ही पड़ेगा। तो मतलब किसी भी परिभाषा की अगर कोई तार्किक डेफिनेशन होगी तो उसकी व्यवहारिक भी होगी ही, होना ही पड़ेगा, और तात्विक भी होगी ही। भैया क्या एक परिभाषा का मतलब दिशा के बजाय और किसी परिभाषा में आप तात्विक और तार्किक? भैया इसमें 10-15 साल शोध करके लोग निकालेंगे। मेरे को इतना बड़ा ये मत मानो कि मैं कोई शोध किया हूँ। ये बताए ना, भाषा पर बहुत अभी काम करना बचा है। अभी मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से भाषा पर बहुत बड़ा काम होगा। एक सेमिनार हुआ था, जो सेमिनार माने वेबिनार है ना, उसमें लोगों ने बोला है, उसको आप सुनिए, लोगों ने अपने अपने ढंग से बोला है, मैंने भी कुछ उसमें कहा है। तो अभी बहुत काम बचा हुआ है। वन आज की स्थिति में विज्ञान राष्ट्रीयम यंत्र प्रमाण के रूप में, जबकि उसे विकासम और व्यवहार प्रमाण के रूप में होना चाहिए। तो विज्ञान को व्यवहार प्रमाण के रूप में होना चाहिए। हाँ, विज्ञान में चैतन्य को स्वीकार ही नहीं किया गया, मानव को जीवावस्था माना, है ना। उसमें व्यवहार प्रमाण कहाँ से आएगा? जूलॉजी वाले मानव को क्या मानते हैं? एनिमलिया मानते हैं ना। अब कोई बात ही नहीं करना है, अब वो साइंटिफिक है।
पूरा भौतिकवाद, पूरा जो कि पूरी फिलोसफी ये मान के बनाई गई है कि मनुष्य गलती कर सकता है और सही को पहचानने की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, उस व्यवस्था को सही बोला। आदमी वोट देते समय गलती नहीं करता ये मान के बनाया सही। भैया कीर्ति की डेफिनेशन प्रामाणिक और प्रस्तुति इन शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये स्थिति में ही क्यों है? स्थिति में ही क्यों रखा गया है? मतलब वर्तमान में विकास और जागृति के संदर्भ में की गई श्रेष्ठता और सुलभता की प्रामाणिक प्रस्तुति। तो श्रेष्ठता भी होना चाहिए, सुलभता भी होना चाहिए, माने लोकल इफेक्ट, हम जहां पर है वहां जो हो वहीं पर प्रस्तुति होगी ना। तो सुलभता वाला शब्द का सीधे सीधा मतलब है लोकल इफेक्ट, हमारे सामने जो उपलब्ध है। जैसे यहां मैं चावल क्यों खा रहा हूं कि होता है, यहां मैं एप्पल क्यों नहीं खा रहा हूं, अमरूद क्यों खा रहा हूं, होता है। तो किसी को मैं एप्पल गिफ्ट कर रहा हूं तो बड़ा सम्मान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। जबकि प्रचलित हो गया कि एप्पल नहीं खिलाए माने कुछ नहीं खिलाया। तो श्रेष्ठता और सुलभता की प्रस्तुति की है, तो इस स्थिति में मतलब आपको इसका कैसे होना है उसका तर्क आता है। हाँ। और फिर वस्तु से इसको संप्रेषित करते हैं और व्यक्त करते हैं। तो इसको हमको करना क्या पड़ेगा, हमारे चारों तरफ जो स्थिति दिख रही है उसको पहचान के हम निर्वाह करने जाएंगे तो हम में ये सब बनेगा। और उस समय फिर इसको जांचेंगे कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ये नहीं होगा कि हम पहले इसको सोच लें उसके बाद फिर उतरें। सोच के जैसे हम बताए ना नियम उतरे कि भाई यहां पर हम पेड़ लगाएंगे। अब यहां कौन से पेड़ लगाएंगे, तो सबसे अधिक संख्या में वो पेड़ लगाएंगे जो यहां हो जाते हैं, वो ट्रेडिशनली कुछ पहचाना गया है। उससे कम थोड़ा बहुत आसपास का प्रयोग देखेंगे। एकदम नया यदि करना है तो एक एक दो दो कर लो भाई, है ना, यही आएगा ना, उससे अधिक नहीं आएगा। तो ये कहां से समझेंगे, जो यहां काम कर रहे हैं उन लोगों से पूछेंगे कि भाई यहां क्या क्या होता है, या जो लोग यहां रहते हैं उनसे पूछेंगे। उस आधार पर हम निर्णय लेंगे कि यहां क्या क्या होता है। तो ये निर्णय होगा। तो सब चीज यहां देख के, बाहर में देखकर ही निर्णय जाएगा। उसके बाद फिर वो निर्णय में सोचेंगे हमारी उपयोगिता है कि नहीं है, फायदा है कि घाटा है, पैसे कितना लगेगा, वो सब सुलभता के अंडर में आएगा। समय कितना लगेगा, हमारी शक्ति कितनी है, तो बहुत सारे फैक्टर है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। केवल समझ में क्या आएगा, भाई हमको जागृति को प्रमाणित करना है। तो जागृति को प्रमाणित करेंगे तो व्यवहार भी रहेगा, व्यवसाय भी रहेगा, प्रयोग भी रहेगा। हम कौन सा व्यवसाय करें, जो हमको आता है, जो यहां सुलभ है। तो वो सारी चीजों को सोच के करेंगे जिसमें हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। जैसे खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो भाई भोजन में कुछ जो बनता है उगा लें। सब्जी रोज चाहिए, रोज सब्जी उगा ले। दूध चाहिए, रोज दूध उगा ले, है ना। तो ऐसा कुछ चीज सोच रहे हैं। कोई उससे बढ़िया भी सोच सकता है। पता ना कि आज से 25 साल पहले कोई चीज सोचा गया यहीं पर और आज सोचा गया, उसमें अंतर है। मैं यहां रहा हूं, मैं इस इलाके में 50 साल से हूं, समझ लीजिए। कड़ी पत्ती जो होती थी, मीठा नीम जिसको आप लोग कहते हैं, कड़ी में डालते हैं, यहां केवल केरलियन के घरों में मिलता था। यहां भी नहीं, शहरों में। शहर कौन सा, भिलाई, नंदिनी, क्योंकि वहां से जो लोग आए वो लेके आए होंगे, पता नहीं। और हम लोग उससे घृणा करते थे, मेरे घर में घृणा करते थे उस गंध से। बाद में कभी हमारी मां को कभी शौक लग गया तो उसके बिना वो खाना ही नहीं खाती थी। दोनों टाइम उनको चाहिए। और हम लोग घर से बाहर, भाई अब वहां आप अलग खाओ, भाई पहले खा लो या बाद में खा लो, हम लोग रोते थे। धीरे धीरे हमको भी अच्छा लगा। तो फिर मैं सोचता था कि ये साउथ इंडिया का है, मुझे पता नहीं था, इतना ही मेरे को ज्ञान था कि यहाँ का। उसके बाद एक बार मैं बिहार गया
जब कल मैंने वो बताया लखन झा साहब वाला उदाहरण, वहाँ गया तो देखा वहाँ भी उगा हुआ है, तो मैंने सोचा शायद कोई लाके लगाया होगा। बिजनौर में गया, वहाँ भी लगाया, वहाँ देखा मैंने जल नीम। मसूरी की पहाड़ियों में जंगल में घूमते समय कहीं कहीं उगा दिखा। फिर गंगा के जो किनारे है उधर, जो मसूरी से जब आते हैं तो वहाँ पर केवल यही है, देहरादून में केवल यही है। अमरकंटक में आया तो वहाँ भी जंगल में यही है। तो पता चला ये होता तो सब जगह है, लेकिन उसकी उपयोगिता को पहचानने वाले शायद वो लोग होंगे। तो यहां होता है, हमने पहचाना नहीं, ये मोटी मोटी में। अच्छा, आज यहां के गांव में है, 40 साल पहले नहीं था। आज यहां के गांव के कम से कम 50 घर में है। हमारे संस्थान में गांव से आ रहा है अब। तो ये क्या है, संस्कृति धीरे धीरे बदलने में 50 वर्ष लगा, या 10-20 साल और लगा हुआ। तो बहुत धीरे और उपयोगिता को पहचानते पहचानते फिर ये सुलभता वाली जगह पर आएगा, है ना। मैं यहां रहा हूं इसलिए मुझे इस पूरे इलाके का पता है। हम बचपन से रहे हैं, हमारे एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ सिख, एक तरफ क्रिश्चियन रहते थे, एक तरफ सरदार, एक तरफ मद्रासी, एक तरफ तमिल, एक तरफ आसामी, एक तरफ गुजराती, हम सबके बीच में रहे। तो उस समय मुझे लगता है कि कम ही लोग ऐसे कल्चर में रहे होंगे, है ना। यदि हम 1965 से मैं बात करूं तो उन्हीं के बीच में हम रहे। बहुत कम लोग हैं ना जो इतने डाइवर्सिटी में रहे होंगे। मैं वैसा रहा हूं, है ना। ज्यादातर लोग अभी के शहरों में ज्यादा दिखेगा। आज अहमदाबाद में दिख जाएंगे कुछ पेड़। 40 साल पहले अहमदाबाद में ऐसे लोग नहीं थे, है ना। दिल्ली में मुश्किल था। आज दिल्ली में जो डाइवर्सिटी 40 साल पहले नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में 40 साल पहले से ही थी। तो ये तो योग संयोग से किसी को कुछ सुलभ हो गया। तो डाइवर्सिटी या जो सुलभता है उसको हमको ध्यान में रखना होता है। स्थिति में कीर्ति स्थिति में है और गति में ये संप्रेषणा अभिव्यक्ति थी। तो जो भी स्थिति है तो गति में तो ये संप्रेषणा अभिव्यक्ति आ जाएगा। तो ये कीर्ति में ही क्यों नहीं? ये सब जगह के लिए फिट परिभाषा है, बिल्कुल सही बोलते हो। वही ये सारी चीजें हमको भैया जब व्यवहारिक विधि से देख के इसको हमको अब तय करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें व्यवहार प्रमाण विधि से दिखेगा, हमको करना होगा। यहां उससे अधिक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना। व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण विधि से दिखेगा। अनुभव प्रमाण जैसी कुछ चीजें हैं, बताने की व्यापक पारगामी है, पारदर्शी, ऐसी कुछ चीजें हैं वो यहां पर नहीं के बराबर है। वृत्ति के स्तर पर नहीं के बराबर आपको मिलेगा, उसी से सब है। लेकिन कोई एक क्रिया को बोला जा रहा है, ऐसा बड़ा रेयर है। सब मिला के ही बोला जा रहा है। केवल व्यापक को बोला जा रहा है, वृत्ति में दिखाइए ढूंढ के मुझे, केवल चित्त में दिखाइए, नहीं मिलेगा। वो केवल आत्मा में मिलेगा, बुद्धि में मिलेगा बस, है ना। तो आत्मा में भी इकाई है, बुद्धि में भी इकाई है, पर वो 50-50% जैसा दिखता है। इधर अपन आते हैं तो वो 95% दिखता है ना। 5% कहीं कहीं दिखता है। ये 118 में है, दूसरे जो पैराग्राफ है, पहले लाइन, संक्रमण एक ऐसा बिंदु है जिससे समय का कालखंड उस अवधि को गिन नहीं पाता, किंतु अति सूक्ष्म कालखंड में ही संक्रमण किया क्रिया संक्रमित होता है। तो गठन पूर्णता कभी होगी तो किसी क्षण होगी। कुल मिला के भौतिकवादी जो सोच रहे हैं ना कि आप लैब में करके बताओ। एक साइंटिस्ट से बाबा जी की खूब बातचीत हुई, बोले आप कंट्रोल सिस्टम में करके बताओ। तो बोले पूरा अस्तित्व कंट्रोल सिस्टम है, इसको मानने में क्यों कष्ट हो रहा है आपको। ऐसा तर्क होता था, है ना। अब आदमी उसे करके देखेगा, भाई तुम एक सेल करके बता के बताओ, उसके बाद आना हमारे पास, जाओ। ऐसा बात करते थे। मतलब एक समय में बात ऐसे होती है ना
भाई एक सेल बना लेना, फिर आना हमारे पास, तब बताऊंगा मैं कैसे बनेगा। जाओ। कुछ बातचीत केवल ऐसे ही होती है, केवल टाइम पास। जो जैसा बोलता है उसको वैसा जवाब देना होता है। पर ये जो मुद्दे हैं, संक्रमण की अवधि नहीं होती है, और तो इन सब से कीर्ति का क्या लेना है? देखिए, जब हम तर्क बनाते हैं तब लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर देना होता है, तो उसके उत्तर है ये। लोग पूछते हैं ना, हाँ, लोग पूछते हैं ना। देखिए, सब प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, अस्तित्व वाले आएंगे, विकास वाले आएंगे, गठन पूर्णता वाले आएंगे, जीवन, ये सब वृत्ति में ही आएगा। इनके भी कुछ कुछ उत्तर जगह जगह देके रखे हैं। और ये कीर्ति में क्यों है, विद्या में क्यों नहीं है? तो पहले ही बोला कि सब सारी चीजें अब यहाँ ओवरलैपिंग है। विद्या भी है कि विद्या तो सब में ही मिलेगा, कीर्ति भी सब में मिल जाएगा, ऐसा देख के लगता है। तो यहाँ पर हर चीज मिला है। इसीलिए कभी नहीं बोला कि एक अंश का एक ही आचरण है, इसीलिए बोला पूरे वृत्ति में ये 18 और ये 18 36, ऐसा बोला। एक अंश को कभी नहीं बोला कि एक अंश में एक ही है। क्यों बोल रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि ओवरलैपिंग ही मिलेंगे आपको, केवल आत्मा वाला एक है, इसलिए वो एक मिलेगा, वहां कोई ओवरलैपिंग कुछ नहीं। बुद्धि में दो है तो उसका दो भाग है, एक अनुभव मूलक है, एक अनुभव गामी, इसीलिए दो दिख रहा है। बहुत स्पष्ट पहचान में आता है। चित्त में पहचानना और कठिन हो गया है ना, वृत्ति में पहचान ही नहीं सकते सब मिलके, मन में तो कोई चांस ही नहीं। मन में भी यही निवेदन किया कि संरक्षण क्रिया नहीं दिखता है। दिखता है कि एक आदमी झाड़ू को यहां रखा, एक आदमी मिट्टी को यहां रखा, पानी के गिलास को यहां रखा, पानी भरा, ये सब दिखता है। इससे संरक्षण देखना पड़ता है। मतलब अनुभवगामी विधि वाला व्यक्ति एक आदमी को झाड़ू लगाते हुए, कपड़ा पहनते हुए, पानी भरते हुए, यही सब देखेगा। इससे वो संरक्षण को समझेगा कि ये संरक्षण है। तो किसी की बुद्धि है, वो उसको चौकीदार समझ सकता है, लेकिन वो मालिक भी हो सकता है। दोनों का काम तो एक ही है ना भाई। चौकीदार और मालिक के काम में क्या अंतर है? दोनों एक ही काम है, और क्या। तो संरक्षण अलग से नहीं दिखता भाई कुछ। इन चीजों को जोड़ के, ये जोड़ता कहां पर है? अनुभव तक जुड़ेगा। चित्त में साक्षात्कार में ही जोड़ पाएगा ये सारी चीजें, नहीं तो जुड़ेंगी नहीं, है ना। तो मन में और चीजें दिखेगी कि और लेकिन यदि आप पूछेंगे चयन है, तो उसको चयन में इतना ही दिखेगा कि पेन उठाया, दिव्य मानव बोर्ड में लिखा, ये दिखेगा, लाल पीला नीला दिखेगा वो, लेकिन उससे जीवन ज्ञान हो जाएगा, यही लाल पीला नीला से, है ना। तो ये केवल मन का नहीं है ना, ये तो चित्र है, आंखों का है, लेकिन इसके पीछे तर्क है, ये वृत्ति में है, उसके पीछे साक्षात्कार का है, वो चित्त में है। तो ये अपने जीवन में घट रहा है। करने की जगह पर आप देखेंगे तो हाथ पैर हिला रहा है। यदि आप उस भाषा में जाएंगे तो मुंह हिलाया, जीभ हिलाया, यही दिखेगा। उसमें से कौन कितना देख लिया, ये जागृति कह रहे हैं। दिखेगा उतना ही हर एक का। दिव्य मानव भी मुंह हिलाएगा, राक्षस मानव भी मुंह हिलाएगा, अंतर कुछ नहीं दिखेगा यदि मुंह हिलाने को आप बोलेंगे तो ऐसे दो परिवेश भी ओवरलैप नहीं करते, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे के अनुसार हो जाता है। मन वृत्ति के अनुरूप हो जाता है, या वृत्ति के अनुरूप मन होता है, या मन वृत्ति के अनुरूप होता है, ये होते रहता है। मतलब भैया जैसे ब्लू एलिफेंट, अब ये चित्र बना या मैंने विचार किया ब्लू एलिफेंट का, ये कैसे? बिना चित्र के विचार नहीं होगा, लेकिन पहली बार विचार होगा फिर वो चित्र बनाएगा, ये भी हो सकता है। अब ये हो सकता है कि चित्र आपने कहां बनाया है? चित्त में बनाया। मेरे हिसाब से चित्त में डायरेक्ट नहीं बनता है, मेधस तंत्र में बनता है, वो फिर चित्त में जाता है। और यदि नया आदमी है तो पहले कागज में बनाता है। तो कागज में बनाते बनाते हम मेधस तंत्र में बनाना सीखते हैं, उसके बाद सीधा वहां बनाना, सीधा वहां बना पाना बहुत रेयर लोगों की, मतलब अभी के स्थिति में बहुत रेयर है जो चित्रण में बनाते हैं। हम लोग चित्र तो बहुत अलग उसके
इसमें आप बहुत अलग अलग चीजों को मिलाकर एक चित्रण बना रहे हैं ताकि समझ सकें। दोनों भाग है, चित्र को ले लेना भी चित्रण है, उनको मिक्सिंग करना भी चित्रण है। तो चित्र ग्रहण एक भाग है, जितने चेहरे दिखे मैंने इसको अपने में रिकॉर्ड कर लिया है। अब इन चेहरों को मिक्स करके नए नए चेहरे बनते रहते हैं, इसको भी चित्रण कह रहे हैं। वो कैसे चित्र, मतलब कैसे, जैसे हम सब जैसे मेरा नाक, इनका बाल है ना, आपका आंख, ये सब मिला के एक बनेगा चित्र, बनते रहता है। तो बोलते हैं मैं एक नया आदमी देख लिया, वो नया वया कुछ नहीं है इनमें से किसी का कुछ मिक्सिंग करके कुछ बना। सपने में मैंने एक नया आदमी देखा। क्या नया? इसका सिर, इसका बाल, इसका कान, इसका मुंह, इसका नाक, इसकी आवाज से दिखा। इतना ही होता है। वो हमारे पास चित्र है, उसको मिक्सिंग कर रहे हैं। ये इसमें सपनों के बारे में कहीं पे बात की है कि वो क्या चीज होती है और क्यों आती है? इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जागृति में सपना नहीं है आधारहीन कल्पना सपने की परिभाषा है आधारहीन कल्पना। भैया उसमें एक बात तो होती है, अपना आपको इंसान मरा हुआ नहीं देखता है। देखता है, मतलब अगर वो देख रहा है तो फिर तो जिंदा ही है। हाँ वो जिंदा है, तो कल्पना करता है, चित्र बना लेता है मरे हुए का, लेकिन मर गया हूं ये अनुभव नहीं कर सकता। हमेशा अपने होने को ही अनुभव कर सकता है। इसीलिए अमरत्व का अनुभव भावी है, संभव है, ये भाषा लिख रहे हैं। इसी से तो स्टार्ट कर रहे हैं कि हर मनुष्य में जीवन भास होता ही है, हर मनुष्य को व्यापक वस्तु भाव भास होता ही है, इसीलिए इसके पूर्णता की संभावना है। यहां से दर्शन स्टार्ट हो रहा है। ये अभी जो बताया था कि कोई चित्र पहले हाथ से बनाता है, इसके बाद मेहनत से, इसके बाद जीवन में। तो जो हाथ से बनाएगा तो वो भी बनाएगा तो जीवन से ही बनेगा। मेधस और जीवन से बनाएगा। जब भी हाथ से बना रहा है कागज में, तो उसमें मेधस भी शामिल है, जीवन भी शामिल है और कागज भी शामिल है। तब ज्यादा अच्छे से बन पाता है। जब इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो कागज के बिना भी मेधस में बना लेता है। कुछ लोगों की, कम लोग हैं ऐसे जो बिना कागज के बना लेते हैं। अभी जो शिक्षा परंपरा है वो क्या करती है? पहले कागज में बनवाती है, कागज में दिखता है बना, दूसरे लोग टेस्ट कर पाते हैं बना नहीं बना, उससे उसके अंदर फीडिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको शिक्षा परंपरा बोला। इसका भैया बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत से लोग किसी भी स्पेलिंग को लिख के देखते हैं, हाँ। फिर उनको जाता है कि हाँ अभी भी हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता ही चल जाता है कि लिखे के ढंग से गलत है। वो पूरा जांच नहीं होता है, उसके पहले ही पता हो जाता है। एक और चीज थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसे सेना है, सेना को आप देखेंगे, पूरे दुनिया की सेना को देखेंगे, ये बहुत यंग बच्चों को ले लेते हैं, 18 साल, और इनको ये साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर ऐसा बना लेते हैं कि अपनी जान देने को वो तैयार हो जाता है, जान लेने को भी तैयार हो जाता है। साल भर के अंदर इतना उनके अंदर भर देते हैं। सोचिए, सबसे खराब चीज है जान लेना या मरने को तैयार कर लेना, साल भर के अंदर वो कर ले रहे हैं। आदर्शवादी कुछ ज्यादा समय लेता है, वो जान देने के लिए तैयार कर लेता है, वो लेता नहीं। तो ट्रेनिंग, शिक्षा क्या चीज है देखिए। हम लोग मध्य दर्शन को जीने, सोचने, बोलने वाले जो लोग हैं, अभी इसलिए लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि वो, या खुद भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि हम न्याय में जी लें, हम व्यवस्था में भागीदारी कर लें, हम तैयार नहीं हो पा रहे। अब सोचो ना, 1 साल में मरने मारने को तैयार कर ले रहा है और भेज दे रहा है। तो हमको वैसा सिस्टम सोचने की जरूरत है कि हम एक व्यक्ति को व्यवस्था में जीने के लिए तैयार कर लें, वैसा तर्क दें, वैसा प्रमाण दें।
वहां प्रमाण किया, वैसा लोग मरने को तैयार दिखते हैं, वो प्रमाण है, और कोई प्रमाण ही नहीं। यहां व्यवस्था में जीने के लिए आदमी दिखेगा तब तो प्रमाण आएगा, तब तो लोगों की इच्छा होगी। उसके लिए तर्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका गुणगान करना पड़ेगा। जैसे शहीदों का जो पूजा होता है वो क्या है? प्रधानमंत्री आता है, राजा आता था उसके घर में, उसके लिए तो बहुत बड़ी घटना है, तो वो 2-4 पीढ़ी याद रखता है कि राजा आया था। ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज है, सेम दिन को आतंकवादी कहते हैं कि आतंकवादी। भैया सुख का चित्रण है हमारे मन में, दुख का सुख, और वो चित्रण या तो प्रभावित होता है क्योंकि आप जगह पर बड़े पले हैं, या फिर अगर आपको ऐसी शिक्षा नहीं है तो जहाँ आप बड़े पले हैं जिसको वो मानते हैं वैसे भी है, तो वो तो चित्रण कोई डायरेक्टली तो बता नहीं रहा है ना, मतलब वो तो बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक जीने के लिए दिशा मतलब आपका निर्धारित करता है किस तरह जिए, वो भी एक चित्रण का हिस्सा होगा ना। हाँ, चित्रण देखिए बहुत, अभी जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि लोग स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी घटिया भाषा है, कहीं नहीं लिखा है ना, या अंग्रेजी बोलने वाला बहुत श्रेष्ठ, ये मान लेते हैं। ये कैसे आ रहा है? तो कुछ चीजें डायरेक्ट चित्रण हो रही है, कुछ चीजें इनडायरेक्ट चित्रण हो रही है ना, कोई चीज स्वीकार करवाया जा रहा है। तो जो लोग बड़े लोग हैं, मतलब जो लोग सिस्टम बनाते हैं, उनको ये पता होता है कि क्या करने से आदमी में क्या स्वीकार होगा, तो डायरेक्टली बहुत कम चीजें कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हो रही, वो ज्यादा तेजी से हो रही है ना। तो इनडायरेक्टली वाला बहुत ज्यादा प्रभावी है। डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते कि मानव में समानता है, बोलना ही पड़ेगा, लेकिन बोलते रहेंगे, लेकिन एक आदमी को लगेगा कि मैं कमजोर हूं, किसी को लगेगा कि मैं मजबूत हूं। भैया क्या वो इनडायरेक्टली ऐसा करना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो भी उनकी मानसिकता भी ऐसी ही है, इसीलिए जब वो क्रिएट करते हैं तो ऐसा ही कुछ क्रिएट हो जाता है। हाँ, ऐसे है ना, उनकी इच्छा नहीं बदली है, उनकी इच्छा वही है, जो श्रेष्ठता के मापदंड हैं वो नहीं बदले, और उसी मापदंड को वो कहीं ना कहीं से डालना चाहता है, ये किया जा रहा है। नहीं, वो डालना चाहते हैं कि वो हो ही उनके विचारों में वैसा ही आता है करने के लिए, तो वो वैसा ही क्रिएट हो जाता है। वो भी है और चाहता भी है, क्योंकि मैं जिसको श्रेष्ठ माना हूं उसको करता हूं, उसको व्यक्त करता हूं, उसको दूसरे पर दबाव भी डालता हूं। पता है ना, कहीं नहीं लिखा है कि पैंट शर्ट पहनना अच्छा है और धोती पहनना गंदा है, कहीं नहीं लिखा। अब देखिए, धोती कुर्ता पहन के कोई घूम ले और वो खुशी खुशी घर आ जाए, मान लूंगा मैं। कई बार तो मतलब वो एजेंडा के साथ भी टेक्स्ट बुक्स लिखे जाते हैं ना, तो पर्पसली भी कभी कभी होता है, लोग ऐसे करते हैं। जैसे वर्ल्ड ओवर जो उसका कैप पहनने पे विरोध है, फ्रांस में सबसे ज्यादा हुआ, फिर चाइना में हुआ, तो वो भी एक एजेंडा का ही मुद्दा है। ओके, तो हम जिसको मानवीय शिक्षा बोल रहे हैं या जो मानवीय आचरण बोल रहे हैं, पहले हम ही स्वीकार नहीं कर पाए। अभी की स्थिति में क्या है, हम ही स्वीकार नहीं कर पाए हैं, पहला तो स्टेप यही है। और जितना कर पाए हैं उसको जीने में नहीं ला पाए हैं। दूसरा प्रॉब्लम, सेना में ऐसा आपको नहीं दिखेगा, मरने को तैयार दिखते हैं पूरे लोग, वो आदमी जाके तदाकार हो जाता है कुछ ही महीनों में, मरने मारने को एकदम तैयार। मतलब सबसे जो कठिन स्थिति में 1 साल में आदमी को पहुंचा दे रहे हैं। ताजुब की बात पता है क्या है इसमें, जो सेना वाला जो कंसेप्ट आपने कहा, पूरे दुनिया में हर एक देश में खूब आपस में डिफरेंसेस है, सब कुछ है, लेकिन सेना में भर्ती होने का प्रोसेस पूरी दुनिया में एक जैसा है, उसमें इंच भर का भी फर्क नहीं। वही इंग्लैंड में, वही अमेरिका में, वही इंडिया में होता है, वही चीन में, वही जापान में, हर एक उसी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। ये भी एक बड़ी विचित्र बात, हर चीज में हम में विभिन्नता है, और यही हमारा कॉम्पिटिशन होता है दूसरे कंट्री के साथ, लेकिन ध्यान नहीं, ये बात आज तक मैं नहीं समझ।
भैया जो वस्तु की परिभाषा के नीचे लाइन है कि मानव में कीर्ति जीवन का प्रमाण है। वस्तु अनुभव व प्रमाणों को तर्क संगत अर्थात प्रयोजन सहित विश्लेषण युक्त प्रणाली से संबद्ध करना और स्पष्ट करना है। और इसके बाद जो बिल्कुल आखिरी में निश्चय और कीर्ति देखिए, कीर्ति में छोटा ही एक पेज का है कीर्ति। वस्तु की परिभाषा है जैसे, और भैया बिल्कुल अंत में आखिरी में लिखा है कि मानव प्रकृति सहज रूप में जागृति पूर्वक सुखी समाधानित समृद्धि संपन्न और प्रमाणिकता पूर्ण विधि से मानव परंपरा में वैभवित होना ही जागृति पूर्वक कीर्ति संपन्न होना है। मानवीयता पूर्ण जीने की कला के लिए आवश्यक है मानसिकता से संपन्न होना ही वस्तु का तात्पर्य है। तो ये दोनों ही ये समझ नहीं आ रहा भैया कि कला और वस्तु एक ही चीज लिखा है भैया, दो विचार शैली को बोल रहे हैं, वो एक ही चीज लिखा हुआ है। आप भैया एक्सप्लेन कर पाएंगे कीर्ति और वस्तु है क्या? नहीं समझा भैया। पूरे वृत्ति में एक ही टोन है। सबसे पहले आज उसी की चर्चा किया कि जो बड़े तर्क हैं उन तर्कों को बनाना। तो बड़े तर्क क्या हैं? समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, ये बड़े तर्क हैं। उन तर्कों को बनाना, वो जो बड़ी बड़ी जो मान्यताएं हैं, अस्तित्व है, निरंतर है, इन सब मान्यताओं को तर्क बनाना। और ये तर्क तीनों के लिए, व्यवहार प्रमाण के लिए, प्रयोग प्रमाण के लिए, अनुभव प्रमाण के लिए, ये जो तर्क बनाने का काम है ये वृत्ति में बन रहा है। तो स्थिति में भी है कुछ, गति में भी कुछ है ना। इसके लिए हमको डेटा तो नीचे से लेना पड़ता है ना। नहीं, कुछ क्या मतलब स्थिति में भी है कुछ और गति में भी है। जैसे विद्या वगैरह स्थिति में है और उसका गति भी है कुछ, तो ये दोनों है, ये दोनों मिलके बनेगा। इसके लिए जो डेटा कहां से लेंगे? प्रकृति में लेंगे ना। कोई मनुष्य को भाई मानेंगे, किसी को बहन मानेंगे, नहीं तो डेटा ही नहीं बनेगा। तो मन से वो आया, तो बाहर आदमी है, अब इसको मन, इसको भाई, इसको बहन, इसको मित्र, इसको गुरु, इसको शिष्य, ये सब माना, तो ये वृत्ति में आया चीजें, है ना। इसके बाद इनमें तर्क बना, तो ये बन रहा है, ये प्रक्रिया ये हो रही है। बाहर जितने भी वस्तु है वो ऊपर आ रहा है ना। अच्छा, उसको वहीं से फिल्टर करने की कोशिश हो रही है कि आदमी अब आदमी के रूप में नहीं आ रहा है, कोई संबंध के रूप में आ रहा है ना। तो संबंध के रूप में आएगा, उसके बाद फिर निर्वाह को यहां तय कर रहे हैं वृत्ति में, ये काम हो रहा है। उसमें भी प्रयोग प्रमाण के लिए कुछ चीजें व्यवहार प्रमाण के लिए, कुछ चीजें अनुभव प्रमाण के लिए, बहुत चीजें मिक्स, है ना। ये एक जो अपन प्रारंभिक स्ट्रक्चर यदि बना ले तो ये है अपना अनुभवगामी विधि। लेकिन अनुभव मूलक भी देखेंगे तो ये जो ये वाला है बहुत बदल रहा है। क्यों? सामने के आदमी बदल जा रहा है। जैसे बाबा जी की जिंदगी में जागृति के बाद का जो 50 साल देखूंगा, तो पहले 5 साल में कुछ लोग थे उनके चारों तरफ, अगले 5 साल में कुछ लोग थे, उसके अगले 5 साल, सब बदल जा रहे हैं ना। ये प्रकृति सहज है। ये उनके पास पहले 5 साल में कोई अधिकार था, उसके 5 साल में कोई अधिकार नया आया, कुछ चले गए, उसके अगले 5 साल में कोई और अधिकार आया। तो ये बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अधिकार आते हैं, उनको मतलब प्रयोग करना पड़ता है, अधिकार चले जाते हैं, उनसे तटस्थ रहना, ये सामान्य प्रक्रिया है ना। और ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये बाहर से चीजें आती है, परंपरा की कुछ चीजें हैं, उसको मिला के बनाते हैं, सब लोग बदल जा रहे हैं। तो वृत्ति की स्थिति को देखेंगे तो बड़ा अलग लगेगा आपको। मैं पढ़ लिख के आया था, भौतिकवादी सिस्टम से पढ़ के काम करके, तो हर चीज को मैं सिस्टमेटिक सोचता था, मुझे ऐसा लगता था। मैं देखता था कि बाबा जी कहते थे कि जब तक लोगों को समझा नहीं लूंगा शरीर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलते थे बार बार, कितना भी बार पूछो। तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये तो लेटे हुए हैं हमको चिंता हो रही है लोगों को समझाना है, इनको क्यों नहीं है? मुझे बहुत लगता था। लेकिन कोई रात को 2 बजे आया तो बैठ गए, 12 बजे आया तो बैठ गए, उसके लिए तैयार, लेकिन लेटे हैं।
तो मुझे लगता था कि इनको चिंता होनी चाहिए ना। बोले चिंता क्यों होनी चाहिए, है ना। तो एक तरफ तो बोलते हैं कि जब तक समझा नहीं लूंगा शरीर नहीं छोड़ूंगा, वो है, लेकिन देखने में कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा मुझे ये लगता था कि कोई प्लानिंग नहीं, लोगों को समझाने के लिए कोई प्लानिंग है। बोले कोई प्लानिंग नहीं। वैसा नहीं बोलते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं, बोलते करता हूं प्लानिंग। कोई आदमी आएगा तो प्लानिंग करूंगा, कल फिर कर लूंगा। आज क्यों नहीं कर रहे, कल और चीजें नहीं आएगी और बढ़िया प्लानिंग कर पाऊंगा। तो आप ही देखिए ना, हम लोग मिले तो एक चीज हुई, मैं 1 महीने पहले या 6 महीने पहले कैसे प्लानिंग करता कि आप लोग आएंगे, खबर ही नहीं थी हमको कि आप आएंगे। तो भौतिकवादी विधि बहुत आगे तक सोचता है, उसमें से 99.99 चीजें खत्म हो जाती है। हाँ, होती ही नहीं है, और इसको हम सिस्टमेटिक कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है ना। कहीं हम पढ़ लिख रहे थे, कहां सब पढ़ाई लिखाई गया, अब उसी पढ़ाई को कोस रहा हूं खड़े होकर पिछले 10 दिन से आपके सामने। एक समय इसी पढ़ाई पर मुझे बड़ा अहंकार था, आज उसी को कोस रहा हूं। अच्छा, ज्यादा अच्छे से पढ़ा हूं इसलिए ज्यादा अच्छे से कोस पा रहा हूं। तो अब पता चल रहा है कि वो अच्छे से पढ़ना सार्थक रहा। अभी अब वो वहाँ की पढ़ी हुई जो भी स्किल्स जो आई हैं, जो प्रैक्टिस हुई, वो यहाँ काम तो आ रही है। हाँ, वही ना। उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता। कुछ डायमेंशन को मैं ज्यादा अच्छे से कोस पा रहा हूँ, है ना, कुछ डायमेंशन को आप कोस पाएंगे। आखिर होगा यही ना। तो कोई उस ढंग का प्लानिंग डिजाइनिंग, जबकि हमको ये बहुत बोला जाता था। अच्छा, वैसे स्कूल में कॉलेज में कोई प्लानिंग करवाते नहीं है, लेकिन बार बार काम दे देते हैं। जैसे टेक्निकल कॉलेजों में एक बहुत काम है, अचानक कुछ काम दे देते हैं कि कल करके लाओ। अरे सर, कल कैसे, नहीं करना है। अब वो नहीं है, उसके हाथ में इतना सेशनल है, नहीं इतने नंबर होते हैं उनके हाथ में। उसमें होता क्या है, एक दबाव को झेलने की ताकत होती है। वो कब मुझे पता चला, जब मैं टीचर के लोगों के साथ उठने बैठने लगा। हम पहले बोलते थे कि ये लड़के को परेशान क्यों करते हो यार, आप एक दिन में बता देते हो कि 70 पेज लिख के लाओ, वो कैसे करेगा। आखिरी का महीना, फरवरी मार्च का महीना, लोग पागल रहते थे। हम लोग ड्राइंग बनाओ, नकल करो, माने वो सब करता था। क्यों, एक बड़ा प्रेशर आएगा आपको, 2 घंटे 4 घंटे 20 घंटे 2 दिन, एक प्रेशर झेलने का आपको ताकत चाहिए। वो बोलते थे, ये आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। हमको नहीं बोलते थे। जब हम टीचर बने, टीचर लोग, हमारे मित्र लोग टीचर बने, तो बोलते थे कि नहीं यार, ये पॉलिसी का भाग है, ये करना पड़ता है। तो हमको उस प्रकार के चीजों में ट्रेन करना है, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग है। इससे हो क्या जाता है, करते करते मैं हर चीज को स्ट्रक्चर में देखने लगता हूं, और उस एक समय के बाद बोलता हूं कि ये है, कहीं नहीं है ये। मतलब अपने अंदर उतारने का टेक्निक देखिए ना कैसा है। जैसे एक लड़के को मरने मारने के लिए तैयार कर लेता है, वही प्रक्रिया है एक, उसको दूसरा दिखता ही नहीं है ना, ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो होता है। अब हम लोग ये प्रक्रिया डिजाइन करने का सोच रहे हैं कि एक आदमी इसको पढ़ने के बाद व्यवस्था में जीने के लिए पागल हो जाए, या व्यवस्था में जीने के लिए पागल है तो तैयार हो जाए, सही हो जाए। हम ये सोचते हैं, बनेगा कि नहीं पता नहीं, सफल होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब ऐसे मन में आने लगा है कि ये कर लिया यार, हम नहीं बन पाए। एक आतंकवादी 100 लोग को मारने को तैयार हो जाता है, हम नहीं हो पा रहे यार ठीक से 2 दिन जीने के लिए। कोई आता है, हमसे गलती हो जाती है। तो भैया वहाँ उनकी जो भौतिक आवश्यकता है ना, उनको वो बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, तो उनको वहाँ से बड़ा वो फ्री, मुश्किल। वो वही मोटिवेशन होता है वहाँ काम करने का। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद ही मिलना है जो मिलना है। आतंकवाद में जैसे डिफेंस की भी बात होती है, मरने के बाद समान डिफेंस में रिटायरमेंट रेट भी बहुत डिफरेंट है, इतनी अर्ली एज में रिटायरमेंट। हाँ, ये तो मतलब कितना डिससैटिस्फाइड है वहाँ पे। ऐसे तो बहुत खुश होके तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको कुछ इंसेंटिव इस तरीके की चीजें होती हैं। काम तो कर ले रहे हैं ना, काम तो हो जा रहा है ना, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मोटे तौर पर देखिए ना, सेना में जाने के लिए भीड़ है, यहाँ जाने के लिए, आने के लिए एक भी नहीं है। वहाँ चेतना के एवरेज का शेयर कार्यक्रम है, यहाँ
कार्यक्रम और चेतना का जो जनरल एवरेज जो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है सर, राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति जो है, नहीं, मूल में कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, उसको आप मरने के लिए तैयार कर रहे हो। छोटी बात है ये भाई, है एकदम मूल कामना है मनुष्य की, उसके लिए तैयार है। जैसे हमारे एक मित्र के बेटे वो फौज ज्वाइन करने लगे, उनके पिताजी बड़े परेशान हुए, यार उसको कुछ समझाओ यार, तुम्हारी कुछ सुनता है। अब क्या समझाऊं भाई मैं, लेकिन मित्र हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। उस लड़के से मिला, चाय वाय पिया, कुछ बातचीत किया, गाना वाना सुना, घंटे पर बीता। फिर पूछा कि भाई फौज क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अरे मारना है उनको, है दुष्टों को मारना है, दुष्टों को मारना है। तो मैंने बोला कि यार कौन दुष्ट है, जानते हो उसको कौन है? हाँ फलाने ढिकाने। मैं उसको बोला कि देख यार, एक डाकू को पता है कि वो किसी को हत्या किया तो क्यों किया, पर एक सैनिक को पता रहता है कि उसने पड़ोस के सैनिक को मारा, उसकी गलती क्या थी? एक डाकू एक आदमी की हत्या करता है, उसको पता है क्यों मारा, उसका पैसा छीनना है या वो मेरे को मार देगा। उस सैनिक की क्या गलती है भाई कि तू उसको मारेगा? उसको बड़ा हर्ट हुआ है, उसको इतना पीड़ित हुआ कि फिर वो ज्वाइन नहीं किया। डाकू से भी नीचे हो तुम, ये बताया मैंने। उसी बच्चे के साथ पहले एक घटना हुई थी, छोटे में उनसे बात करता रहता था, एक बार गया उसके यहाँ, तो अब उसके दोस्त यारों के बारे में बातचीत हुई, तो छोटे में गप मारते थे, 8वीं 9वीं में पढ़ता था वो। तो उसकी 2 बहनें थी, उनके बारे में बात हुआ। एक और लड़की थी उसकी क्लासमेट थी, तो उससे मिलाया मेरे को, बताया, कुछ बातचीत हुई। अगली बार आया तो फिर पूछा भैया वो कैसी है, रुचि कैसी है? बोले भैया ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं उससे बात नहीं करता। बोला बढ़िया करते हो, मैं भी सोचता था यार वो लड़की तो बात करने लायक नहीं है, तुम क्यों करते हो? पर तुम करते हो तो मैं क्या बोलूं, बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे करके चला गया, बातचीत खत्म। अगली बार फिर मिला तो वही सब कहानियां हुई। कैसी है रुचि? ठीक है, बातचीत हो रही है? हाँ हो रही है ना? तो बोले क्यों, तुम तो उससे करने वाले नहीं थे। मैं थोड़ी किया, वो की। तो मैं बोला यार तुम तो हार गए फिर। क्यों? मैं थोड़ी बात किया उससे, वो करना चाहती थी। मैं बोला देख, वो करना चाहती थी ना, हाँ, उसमें सफल हुई ना? हाँ हुई। तू नहीं करना चाहता था ना, तेरे को करना पड़ा ना? देखो अहंकार कैसा। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। वो बड़ा हर्ट हुआ उस दिन कि ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों से बात करने की मेरी बढ़िया गप मारना आदत होती, तो उसी से फिर वो यही वाली बातचीत फिर एक दिन किया, सेना वाली। उसको बहुत ही हर्ट हुआ, फिर वो नहीं ज्वाइन किया। लेकिन ये मतलब ये मोटिवेशन आता कहाँ से? जैसे आतंकवादी है या फौज में जैसे अभी है ना कि वो मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मोटिवेशन तो हमारे अंदर से तो आता है। वही भैया, मेरा उधर शोध नहीं है, मेरा शोध इधर है कि इधर जीने के लिए मोटिवेशन कैसे आएगा। मैं एकदम ब्लाइंड हूँ, बिल्कुल नहीं सोचता उधर में। पर भैया वहाँ भी ना, जब किसी को, जैसे मेरे ससुर एयरफोर्स में रहे हैं और उन्होंने पूरी जॉब की है अपनी, बीच में छोड़ के भी नहीं आए, वो रिटायरमेंट जब प्रॉपर हुई है तभी आए हैं, तो उनको बड़ा शौक है। और मैंने उनके फ्रेंड्स को भी देखा है कि ना, मतलब उन लोगों के मन में डाउट नहीं होता कि बच्चों को वहाँ भेजें या नहीं भेजें, वो बहुत चाहते हैं। जैसे अब मेरे बेटे हैं 2, जेठ का भी एक बेटा है, इन तीनों के लिए वो चाहते थे कि कोई ना कोई जाए। जैसे मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर का नहीं हुआ सिलेक्शन ऑफिसर वाली उसमें, तो वो लोग नहीं जा पाए। अब मेरे छोटे वाले बेटे को बोलते हैं ना, तो वो तो सीधे बोलता है कि मरने के लिए क्या मैं ही मिला हूँ। उसको क्लैरिटी से नहीं जाना वहाँ पे, उसको कोई नॉर्मल काम कर रहा है कि अपना ठीक ठाक सेफ्टी के साथ रहे। लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा, उसको फिजिकल का उसका बहुत शौक है, तो उसको वो चीज़ फैसिनेट करती है। मारने वाला भी सीन नहीं है, लेकिन उसको ना जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस और इस तरीके की चीजें पसंद है उसको, स्पोर्ट्स वगैरह, वो इसलिए जाना चाह रहा है। और मैं पापा का पर्सपेक्टिव देखती हूँ ना, तो उनको
जितना मैंने मुझे समझ आया है कि मेडिकल फैसिलिटीज और जितनी भी फैसिलिटीज होती है ना, उसके लिए वो भय वाला वो नहीं होता, वो उनको है कि इंश्योरिटी है, मतलब उस चीज में तो कोई डाउट ही नहीं है, आराम से अपना मतलब भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता रहती है हमेशा। वो शायद इसीलिए, और एक वो पद से सम्मान वाली बात भी है कि हाँ, क्योंकि वहाँ सिस्टम ऐसा होता है। देखिए आश्चर्य कहाँ पर है, खेत में काम करने वाले को खाने का भय है, और जो आदमी मारने के लिए तैयार है उसको खाने का भय नहीं है। मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है ना। देखिए ना क्या हमने समाज बना लिया, खेत में काम करने वाले को भय है कि खाना नहीं मिलेगा। रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। आपकी जितनी तात्विक चीजों की स्पष्टता बढ़ती जाती है, उतना ही आप फिर उतना ही व्यवहार मतलब सुलभता पूर्वक ये वाले इनपुट्स लेकर ज्यादा तार्किक भी हो जाते हैं। ये प्रोपोर्शनल है कि शायद कुछ वही जो आदमी मारने के लिए तैयार हो गया उसके लिए पूरे तर्क बन जाते हैं। पता है ना, चित्त के आधार पर वृत्ति काम करती है। यदि किसी को मारना है तो उसके लिए 1 करोड़ तर्क देता है, यदि किसी को बचाना है तो 1 करोड़ तर्क देता है। तो तर्क अपने आप में कोई चीज नहीं है, तर्क का आधार मान्यता में है, मान्यता का आधार अस्तित्व में है कि वो मान्यता सही है कि गलत है। तो इसीलिए पहले ही अध्ययन में मान्यता का आधार अस्तित्व में है, वो वाला काम यदि हो जाए तो नीचे वाला करेगा, है ना। लेकिन जिस समय तक ये वाला आधार होता है तब तक हमारी आयु निकल जा रही है, अभ्यास खत्म, अभ्यास फिर हम नहीं कर सकते। उस समय तक अहंकार इतना बड़ा आ जाता है, कोई बड़े पद में आ गया तो उसका इतना अहंकार आ जाता है कि वो नॉर्मलाइज ही नहीं हो रहा है आखिरी तक, है ना। ज्यादा पैसा मिल गया या ऐसी लाइफ स्टाइल बन गई है, इतना शरीर भोग में ये हो गया कि वो नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं ना। तो अध्ययन तो मूल रूप में ये है कि ये जो मान्यताएं हैं उन पर पहुंच जाना, वो मान्यताएं अस्तित्व में कैसे हैं या उसका जो आधार है अस्तित्व है कैसे है, वहां तक जाना शिक्षा का मुख्य भाग है, ये मध्यस्थ दर्शन की शिक्षा का। लेकिन उसका प्रमाण आना है, ये और बड़ी बात है ना। मैं समझ गया और प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, ये कुंठा है। सबसे बड़ी कुंठा क्या है? मैं समझ गया हूं और कर नहीं पा रहा हूं, इससे बड़ी कोई कुंठा नहीं। यदि कुंठा देखेंगे, लोगों को आप दुखी देखेंगे तो इस लेवल के सबसे अधिक दुखी है। और मैंने देखा है कि विद्या में लोगों को ये कुंठा हुई है। उसको फिर समझ नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं सकते। वही तो मुद्दा है, साक्षात्कार हुआ है कि नहीं खुद ही को पता नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार होगा तो जीने की इच्छा होगी, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब साक्षात्कार ही नहीं हुआ है। अब ये अपने अहंकार को बड़ी चोट लगती है ना, मेरे को तो लगती है। मेरे को इस बात की बड़ी चोट लगती है कि यदि कोई चीज मेरे जीने की इच्छा नहीं बन रही है तो मेरे को समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया है, यह स्वीकार नहीं होता है। जीने की इच्छा नहीं बन रही है, उसको फिर लोगों को दिखाना पड़ता है कि हुई है इच्छा। चलिए चाय पीते हैं।